हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बिहार में आने वाले 6500 प्लस लाइब्रेरियन की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म सेट के माध्यम से। तो उस क्रम में हम लोग सेट 3 पे आज पहुंच चुके हैं। कल भी हम लोगों ने सेट 3 का 42 क्वेश्चन नंबर तक देखे थे। आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे, 43 क्वेश्चन नंबर से आज शुरू करेंगे। तो आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से आप लोग की तैयारी चल रही है, बताइएगा ज़रूर। और अगर आप लोग लाइव डिस्कशन करना चाहते हैं किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, तो मेरे साथ आप लोग रात को 10 बजे लाइव में जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि यूजीसी की मॉडल करिकुलम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस समिति के 2001 में अध्यक्ष कौन थे। इसमें पूछ रहा है कि यूजीसी का जो मॉडल था जिसका नाम था करिकुलम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस समिति, तो 2001 में इसके अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, 2001 में जो इसके अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर CR करिसदप्पा। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक के रूप में इनको जाना जाता है, प्रोफेसर CR करिसदप्पा को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में CBI कहते हैं, उसका प्रकाशक कौन है। तो फ्रेंड्स, CBI का जो प्रकाशक है वो है HW विल्सन। ठीक है, तो CBI का प्रकाशन फ्रेंड्स 1898 में शुरू हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 1898 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में विज्ञान का कौन सा सूत्र जो है वो आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे RFID, OPEC आदि को अपनाने में समर्थ है। ठीक है, तो पुस्तकालय विज्ञान का जो आधुनिक सूत्र है जो प्रौद्योगिकी को अपनाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो रंगनाथन के 5 लॉ यानी कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म जो 5th लॉ है उससे रिलेटेड है, उसका समर्थन करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है कि डी स्पेस क्या है फ्रेंड, डी स्पेस क्या है। तो डी स्पेस जो है वो एक ओपन सोर्स संस्थागत रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइड टू रेफरेंस बुक, गाइड टू रेफरेंस बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये ALA के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, गाइड टू रेफरेंस बुक। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती महल कहाँ स्थित है। तो सरस्वती महल जो है वो तंजौर में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 19वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी, 16वीं सदी में, 16वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मराठा के शासक जो थे फिरोजी द्वितीय, इनके द्वारा इसका विस्तार भी किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखें। एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग याद रख सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे पुराना मध्ययुगीन पुस्तकालय में से एक है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि और कागज पर लिखे कार्य जैसे दुर्लभ विशाल संग्रह है। जैसे इसमें क्या होता था कि ताड़ पे लिख करके किसी भी इंफॉर्मेशन को या सूचना को कह सकते हैं पांडुलिपि जो पहले बोला जाता था जिसको, तो ताड़ के पत्ता और कागज पर लिख करके इस जो पुस्तकालय है सरस्वती महल, इसमें उन्हीं सारे चीज़ों का संग्रह किया गया है अभी तक। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रंगनाथन द्वारा सुझाए गए स्टाफ फार्मूला, स्टाफ फार्मूला का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टाफ फार्मूला का जो उद्देश्य है वो है कि पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या निर्धारण करना। कहने का मतलब है कि पुस्तकालय का जो विभिन्न अनुभाग है उसमें कितने अनुभाग में कितने कर्मचारी का मतलब कह सकते हैं कि कितने कर्मचारी की ज़रूरत होती है, कितने कर्मचारी की संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। तो इसी पे स्टाफ फार्मूला आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ण कन्वेंशन, वर्ण कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो ये साहित्यिक और कलात्मक कार्यों का संरक्षण यानी कि कॉपीराइट से संबंधित है। क्या, वर्ण कन्वेंशन। तो यह जो वर्ण कन्वेंशन है ये 1886 में वर्ण एक जगह है, वर्ण जो कि स्विट्जरलैंड में है, उसके द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य है फ्रेंड्स, ये निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका ये मुख्य कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको हम लोग NIC कहते हैं, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो NIC जो है फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जाहिर सी बात है कि ये क्या है, सूचना विज्ञान केंद्र है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी टाइप से इसका कार्य होता है। तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं और इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटर की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉग में क्या शामिल है? कह रहा है कि कटर का एक जो कटर थे उनका ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉग जो है उसमें क्या शामिल है? तो उसमें फ्रेंड्स ये पुस्तक को खोजना यानी कि सर्च ऑफ बुक, पुस्तक में क्या क्या है यह दिखाना, मतलब पुस्तक में किस तरह का इंफॉर्मेशन है, किस तरह का उसमें कंटेंट है, तो इस चीज़ों को भी दिखाना। पुस्तक के संस्करण और चरित्र के चयन में सहायक करना। कहने का मतलब है कि पुस्तक के कितने एडिशन आए हैं, उसका किस तरह का चरित्र है, उसमें किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है, किस तरह की सूचना दी हुई है, तो इस तरह के भी चयन की सहायता करना, ये सारे जो है कटर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉग में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना यानी इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन कौन करता है फ्रेंड्स? तो इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो है इसका प्रकाशन स्कोलेस्टिक लाइब्रेरी पब्लिशिंग द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये कब से किया जा रहा है? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स 1829 से 1833 में हुई थी। ठीक है, 1829 से 1833 में अगर बात करते हैं हम सदी का, तो ये 19वीं सदी से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। 19वीं सदी से इसका प्रकाशन किया जा रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी कंसोर्टिया का मुख्य लाभ क्या है? लाइब्रेरी कंसोर्टिया जो है उसका मुख्य लाभ क्या है फ्रेंड्स? तो उसका मुख्य जो लाभ है वो है कि व्यक्तिगत पुस्तकालयों के लिए लागत कम करना। कहने का मतलब है कि जो पर्सनल लाइब्रेरी होता है या फिर सार्वजनिक लाइब्रेरी होता है, तो उसकी जो लागत होती है, जिसमें अगर यूजर कोई जाता है बुक लेने के लिए, तो उसकी जो लागत होती है उसको कम करना कंसोर्टिया का काम होता है। नेक्स्ट है कि संसाधनों तक व्यापक पहुँच। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई अगर लाइब्रेरी तक पहुंच नहीं पाता है, किसी कारणवश अगर वहां पे पहुंच नहीं पाता है, तो उसके पास किस तरह से उन पुस्तकालय के संसाधनों को पहुंचाया जा सके, उसका भी पहुंच प्रदान करना कंसोर्टिया का काम होता है। तीसरा जो है कि मोल भाव करने की शक्ति बढ़ाना, यानी कि मोल भाव करने की शक्ति बढ़ाना, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई जो सक्षम नहीं है कि बुक मतलब ले सके या फिर उसको खरीद सके, तो उसको किस तरह से मोल भाव करके अपने मतलब बजट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर पाए, ये भी इसका कंसोर्टिया का जो है मुख्य लाभ होता है। तो ये सारे जो हैं, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सारे जो हैं कंसोर्टिया के लाभ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FRBR का पूर्ण रूप क्या होता है? FRBR का पूर्ण रूप है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। इसका फुल फॉर्म होता है FRBR का, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया था। इफ्ला के द्वारा विकसित इसका किया गया था FRBR का। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DDC में सापेक्ष सूचकांक, जिसको हम लोग रिलेटिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो DDC में जो सापेक्ष सूचकांक है उसका उद्देश्य है कि विचित्र स्थानों पर बिखरे हुए विषयों के पहलुओं को एक स्थान पर लाना। कहने का मतलब ये है कि DDC में जो विश्व का विभिन्न पहलू से संबंधित जो शब्द हैं, जिसको सूचीबद्ध करते हैं और उसको वर्गीकरण के अकॉर्डिंग सूचियों को कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से उसको लाना है, किस तरह से उसको सेट करना है, तो इस तरह का जो काम है वो रिलेटिव इंडेक्स से रिलेटेड है, उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, जिसको हम लोग DDS के नाम से जानते हैं, उसका एक उदाहरण क्या है? तो DDS जो है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो है उसका उदाहरण है इंटर लाइब्रेरी लोन,
फोटोकॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी का प्रदान करना, फैक्स द्वारा लेख भेजना, ये तीनों जो है ये DDS का उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में संग्रह विकास नीति यानी कि कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी को क्यों आवश्यक किया गया है? तो ये जो फ्रेंड्स उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार प्रासंगिक सामग्री का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए इसको आवश्यक बनाया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेटा सर्च इंजन क्या करता है? तो ये क्या करता है कि कई अन्य खोज इंजनों पर एक साथ खोज करता है और परिणाम एकत्र करता है। कहने का मतलब है कि जितना भी सर्च इंजन जो है उस पर एक साथ जा कर के उसको खोजता है, उसको सर्च को मतलब कह सकते हैं कि यूजर के लिए मतलब सर्च करता है और सर्च करके उनके सामने डिस्प्ले करता है और उसकी जो परिणाम होती है उसको किस तरह से उसका परिणाम आता है उसको भी एकत्र करने का कोशिश करता है। तो ये है मेटा सर्च इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाइपर यानी कि वेब आर्शीव एंड प्रिजर्वेशन किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स वेब सामग्री का संग्रह और संरक्षण से है, यानी कि जो डिजिटल सामग्री होता है उसका संग्रह करता है और संरक्षण करता है, तो इससे रिलेटेड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SLA यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो SLA की स्थापना फ्रेंड्स 1909 में हुई थी। SLA है क्या? तो ये इस तरह का लाइब्रेरी है जिसमें किसी भी स्पेशल चीज़ों को रखा जाता है, यानी कि स्पेशल चीज़ों का संग्रह जो उसमें किया जाता है, जैसे कि कहने का मतलब है कि कानून से रिलेटेड बुक हो गया, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक जैसे मेडिकल लाइब्रेरी हो गया। तो इस तरह के जो लाइब्रेरी होते हैं उसको स्पेशल लाइब्रेरी कहते हैं। ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्ड के लिए लाइब्रेरी हो गया। तो इस तरह के लाइब्रेरियों में इस तरह के जो लाइब्रेरी होते हैं उसको स्पेशल लाइब्रेरी में हम लोग रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CC में सिस्टम और स्पेशल्स का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो CC में जो है मुख्य वर्गों के उप विभाग के रूप में सिस्टम और स्पेशल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NML यानी कि नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी नई दिल्ली किस संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो NML जो है फ्रेंड्स ये दिल्ली में जो है DGHS यानी कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये जो कह सकते हैं कि NML जो है पारिवारिक कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ ये एक कार्य करता है और उसी के अंतर्गत जैसे NML जो है तो कल्याण मंत्रालय के महानिदेशालय का एक हिस्सा भी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल जिसको ICCP के रूप में हम लोग जानते हैं, तो ICCP जो है पेरिस में कब आयोजित हुई थी? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ICCP जो है फ्रेंड्स ये पेरिस में 1961 में आयोजित हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 9 से 18 अक्टूबर 1961 तक पेरिस फ्रांस में ये आयोजित हुआ था। ये IFLA के द्वारा इसका प्रयोजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो IFLA के द्वारा इसका प्रयोजन किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गजट क्या है फ्रेंड्स? तो गजट क्या होता है कि सरकार की आधिकारिक घोषणाओं और सूचनाओं का प्रकाशन करना गजट कहलाता है। जैसे अभी आप लोग ने सुना होगा कि 6500 जो लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है उसका गजट पास हो गया है। तो गजट पास होने का मतलब यही होता है कि सरकार के द्वारा जो सूचना रिलीज किया जाता है उस घोषणा पत्र को प्रकाशन करना गजट कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स MBO का जो सिद्धांत है वो पीटर F ड्रकर के द्वारा दिया गया था। पीटर F ड्रकर के द्वारा कब दिया गया था? तो ये प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एक बुक है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसी में ये 1954 में ये अवधारणा लोकप्रिय बनाया गया था। इस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है उसको पीटर F ड्रकर के द्वारा प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक में दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई-पाठशाला किसकी एक पहल है? तो ई-पाठशाला जो है फ्रेंड्स ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है और NCERT CIET के द्वारा
ई शिक्षा ई पाठशाला की एक पहल की गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रंगनाथन ने पुस्तकालयों के लिए त्रिमूर्ति संकल्पना दी थी, यानी कि 3 कार्ड सिस्टम। तो 3 कार्ड सिस्टम का विकास क्यों किया गया था फ्रेंड्स? तो ये 3 कार्ड सिस्टम जो था इसका विकास पत्रिकाओं के प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में प्रविष्टियां किस वर्गीकरण पद्धति के अकॉर्डिंग व्यवस्थित होती है? तो INB में जो है फ्रेंड्स ये DV डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि DDC जो कि 1876 में आया था मेलविल डेवी के द्वारा, तो इसके अनुसार वो व्यवस्थित होती है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SC ब्रैडफोर्ड का लॉ ऑफ स्कैटरिंग किससे संबंधित है फ्रेंड? तो ये लेखों का किसी विषय पर विभिन्न पत्रिकाओं में वितरण करने से संबंधित है, लॉ ऑफ स्कैटरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन प्रोसीड्यूर जो है फ्रेंड एक किसने विकसित किया था? ठीक है, तो चेन प्रोसीड्यूर जो है वो किसके द्वारा विकसित हुआ था? तो SR रंगनाथन के द्वारा इसका विकास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में एक्सटेंशन सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकालय में जो एक्सटेंशन सर्विस है उसका मुख्य उद्देश्य है पुस्तकालय की सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना जो पुस्तकालय नहीं पहुंच सकते हैं। किसी कारणवश अगर कोई गांव का आदमी है या फिर किसी कारणवश वो पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको किस तरह से लाइब्रेरी की सेवा दी जाए, इसी को एक्सटेंशन सर्विस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है की मुख्य विशेषता क्या है? उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी जो मुख्य विशेषता है फ्रेंड्स, इसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है और इसे संशोधित किया जा सकता है, यही इसकी मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डिजिटल लिटरेसी जो शब्द है इसमें क्या शामिल है? तो फ्रेंड्स डिजिटल लिटरेसी में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सूचना खोजने, मूल्यांकन करने और बनाने का जो संवाद करने की क्षमता है वही चीज़ शामिल है डिजिटल लिटरेसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ई ज्ञान कोश जो है किसका एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है? तो ई ज्ञान कोश जो है वो इग्नू का भंडार है। इसी तरह से जो ई पाठशाला है, ई पाठशाला वो किसका है? तो ये NCERT का है, NCERT की पहल है। इसी तरह से ई ज्ञान कोश जो है वो इग्नू का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि CC में ऑर्गन्स ऑफ ए क्लासिफाइड कैटालॉग क्या है? तो ये वर्गीकृत भाग और वर्णानुक्रमित भाग है। ठीक है, CC का ऑर्गन्स ऑफ क्या है? क्लासिफाइड कैटालॉग। ठीक है, तो ये जो CC का जो ऑर्गन्स ऑफ ए क्लासिफाइड कैटालॉग है ये रंगनाथन के अनुसार एक प्रभावी वर्गीकृत सूची है। ठीक है, प्रभावित वर्गीकृत सूची है ये, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि करियर एंड रेफरेंस बुक किस प्रकार की जानकारी को प्रदान करता है? तो करियर एंड रेफरेंस बुक जो है फ्रेंड्स वो विभिन्न व्यवसायों और करियर के अवसरों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउन इशू सिस्टम में किस चीज़ों का प्रयोग लेखक के नाम के लिए किया जाता है? तो ये पुस्तक कार्ड का प्रयोग किया जाता है ब्राउन इशू सिस्टम, यानी कि ब्राउन जो है जॉन कॉटन डाना द्वारा शुरू किया गया था। ये सर्कुलेशन पद्धति है। ठीक है, तो ये बुक कार्ड से लेखक का नाम पता किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि इफ्ला की स्थापना किस शहर में हुई थी? ठीक है, तो इफ्ला का जो स्थापना है फ्रेंड्स वो 30 सितंबर 1927 को हुई थी। ठीक है, 30 सितंबर 1927 को हुई थी। किस शहर में हुई थी? एडिनबर्ग शहर एक था जो कि स्कॉटलैंड में है, वहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अभी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
लिंक्ड डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, लिंक्ड डेटा का मुख्य उद्देश्य होता है वेब पर संरचित डेटा प्रकाशित करना, ताकि इसे इंटरलिंक किया जा सके और अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। ठीक है, तो ये था आज का प्रश्न। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची है, उसको भी आप लोग जरूर से बताइएगा कमेंट्स में। और किस तरह के टॉपिक आप लाइव डिस्कशन में पढ़ना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। आशा करेंगे कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएँ और आप लोग की तैयारी में चार चांद लगा पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे लाइव से ज़रूर जुड़िए। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोग को इम्पॉर्टेंट जो PDF है प्रोवाइड कराया जा